हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेज। तो फ्रेंड्स, हमने कल देखा था समकालीन युग किसे कहते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, तथ्य, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में। तो आज हम जानेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में। जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा, इसका प्रसिद्ध जो नेता था वो कौन था, इसकी स्थापना किसने की किसने नहीं। तो आइए हम जानते जैकोबिन क्लब के बारे में। जैकोबिन क्लब की स्थापना यूरोप के जो विभिन्न शहरों के छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग थे उनके सदस्यों ने की थी। जो यूरोप महाद्वीप है उसके जो पढ़े लिखे जो छात्र थे और मध्यम से जो शिक्षित वर्ग थे उन सदस्यों ने की थी। जैकोबिन क्लब का नाम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। कोई पूछ ले कि जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर। और इसका जो प्रसिद्ध नेता था वो रॉबस्पियर था। जैकोबिन क्लब का प्रसिद्ध नेता कौन था? रॉबस्पियर। और 1790 का जो दशक था उसमें फ्रेंच सेनाओं ने एक रास्ता तैयार किया, यानी कि जो 1790 का दशक चल रहा था उसमें जो फ्रांसीसी जो सेनाएं थी उन्होंने एक नया रास्ता तैयार किया और हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में घुस गई। धीरे धीरे क्रांति युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। जो फ्रांसीसी सेनाएं थी वो धीरे धीरे जो क्रांति हुई थी उनके जो क्रांतिकारी युद्ध थे उनके माध्यम से राष्ट्रवाद के जो विचार थे उनको विदेशों में ले जाने लगी। तो फ्रेंड्स, ये था जैकोबिन क्लब। अब हम पढ़ेंगे 1804 की नेपोलियन की जो संहिता थी उसके बारे में। इस संहिता ने कौन कौन से परिवर्तन किए, कौन कौन से नहीं, ये सब। 1804 में जो नेपोलियन की संहिता थी इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया, यानी कि जन्मजात जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त किया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। जो ये नेपोलियन की संहिता थी इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, यानी कि जो न्याय था वो समान रूप से मिलने लगा था और वो संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित करने लग गई थी। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, जैसे एक पिता के 4 पुत्र थे उनमें जो संपत्ति का बंटवारा होता है वैसा सभी को समान अधिकार मिलने लगा। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। जो क्रांतिकारी फ्रांस था उसमें जो उदारवादी प्रजातंत्र था उसका पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी, यानी कि जो धनवान जो पुरुष थे, धनवान जो वर्ग था उन्हीं को वोट देने की और चुनाव में खड़े होने की इजाज़त थी। गरीब लोग ना तो वोट दे सकते थे ना ही चुनाव में खड़े हो सकते थे। जो फ्रांस था उसमें ये नियम लागू था। तो जो नेपोलियन की संहिता है उसने ये नियम तोड़ा और इसको बंद किया और सभी को मतदान देने का अधिकार प्राप्त करवाया। तो आगे हम यहीं पढ़ेंगे। जो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी औरतें थी उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन जो शासक था उसके समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। जैकोबिन नामक शासक था उसके समय में, यानी कि वो थोड़े समय के लिए ही शासन किया था, तो उसके समय में जो सभी वयस्क पुरुष थे उनको मताधिकार देने का अधिकार था, यानी कि वोट देने का इजाज़त थी। लेकिन नेपोलियन की संहिता से पुनः सीमित अधिकार वापस लाई। जो नेपोलियन की संहिता थी वो सभी अधिकारों को वापस लेके आए और महिलाएं जो अवयस्क दर्जा रखती थी, जो महिलाएं थी उनको अवयस्क दर्जा देते हुए या तो उनके पतियों को सौंप दी गई या पिताओं को सौंप दी गई। जो अवयस्क महिलाएं थी वो जो ये नेपोलियन की संहिता थी
इसने जो अवयस्क महिलाएं थी उनको, या तो जिनके पति थे उनको सौंप दी गई, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई जो अपने पिता के यहाँ रहती थी उनको सौंप दी गई। तो वियना कांग्रेस, जो वियना कांग्रेस समझौता था उसके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को किन किन शक्तियों ने हराया था? तो ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उन्होंने नेपोलियन को हराया था और इनका एक गुट बनाया गया और वियना में एक समझौता हुआ है जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का जो चांसलर ड्यूक मेटरनिक था उनकी अध्यक्षता में की गई। तो आइए हम जानते हैं 1815 में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए। यानी कि जो ये देश हैं इनके जो प्रतिनिधि थी वो है ना वियना में इकट्ठा हुए और एक समझौता किया। इस समझौते के अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। जो इसकी अध्यक्षता थी वो जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर ड्यूक मेटरनिक था उन्होंने की थी। तो आइए इससे एक क्वेश्चन बनता है, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है आप नोट्स के साथ उतार सकते हो और याद भी कर सकते हो। बहुत ही छोटा है, केवल एक नाम का है, इसमें 2 नंबर मिल सकते हैं आपको। ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया के जो यूरोपीय प्रतिनिधि थे उनके द्वारा वियना में तैयार किए गए समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जो ये सब गुट थे ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय गुट थे उन्होंने जो वियना में समझौता तैयार किया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आपको इन नोट्स के माध्यम से जो पूरे जो चैप्टर है जितने भी वो सब क्लियर करवा दिए जाएंगे। आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं और देखिए अलग अलग पेनों का यूज किया हुआ है तो आप भी अलग अलग पेनों का यूज कर सकते हैं और अपने सर से बहुत ही अच्छी राइटिंग बनाते हुए गुड ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपको अवश्य ही गुड मिलेगा। तो वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो पर्सा में एक समारोह हुआ था उसमें जो पर्सा का जो विलियम प्रथम था वहाँ का जो शासक था विलियम प्रथम उसको जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी कि जो जर्मनी देश है उसका राजा बना दिया गया। कब बनाया गया? जनवरी 1871 में। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। जो 1861 है उसमें जो शासक था इमैनुएल द्वितीय, उसको जो ये इटली है उसका राजा बनाया गया। इसने वहाँ पर शासन किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1861 में इटली का राजा किसे घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय को। या फिर इमैनुएल द्वितीय को कहाँ का राजा घोषित किया गया और कब किया गया? तो 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया।